अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं रीना शिगरी। नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम खबर जो सरफेस की वो ये थी कि जो मौजूदा हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट्स जारी किए गए और ये अरेस्ट वारंट्स एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से जारी किए गए। और जब राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए वो इस्लामाबाद पहुंची एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की टीम, तो उनको वापस भेज दिया गया क्योंकि थाने कोसार और पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया कि उस अरेस्ट वारंट पे फैसलाबाद का एड्रेस मौजूद था। बहरहाल ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए वो इंक्वायरी जो एंटी करप्शन इंक्वायरी है उसमें हाजिर ना होने पर जारी किए गए थे। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है बताना कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि एक तासुर और इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वांट्स के लॉन्ग मार्च से पहले कुछ हुकूमत पे प्रेशर और टैक्टिक्स इस तरह के इस्तेमाल किए जाएं, अप्लाई किए जाएं। और हुकूमत की स्ट्रैटेजी जो बहरहाल नज़र आती है वो ये है कि इस वक्त हाल ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कंटेनर्स का सिलसिला लगाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त इस्लामाबाद में जगह जगह आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे। एक पैनिक सिचुएशन में ज़रूर हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन और हुकूमत की साथ साथ स्ट्रैटेजी ये भी है कि इमरान खान साहब को और उनके इर्द गिर्द जो दायरा है उसको तंग किया जाए, जिसके मनाजिर आपको दिखने में आ रहे हैं। उनकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनके ऊपर चार्जेस नज़र आते हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस के भी हवाले से फॉरेन फंडिंग केस का जहाँ पर मामला हो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाया जो प्रोमिनेंट उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट होने का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जारी नज़र आ रहा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, साथ साथ मईशत के भी हवाले से ज़रूर बात की जाएगी। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है मूडीज़ की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब ने इस हवाले से क्या कहा, फिर रुपए के हवाले से रुपए की कदर में जो बेहतरी नज़र आ रही है उस हवाले से, और डॉलर कितनी तेज़ी से नीचे जाएगा उस पर भी वो बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आज की एक और अहम स्टेटमेंट है हमारे पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की, जिन्होंने मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, पहले आपको आइए वो सुनवाते हैं। The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. नाज़रीन, आर्मी चीफ ने मजीद इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है, हमेशा अलर्ट रहें और मुल्क के खिलाफ साजिशों को शिकस्त और जवाब देने के लिए तैयार रहें। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शंदाना गुलजार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शंदाना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शंदाना साहिबा, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से है। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ से जिस तरह से एक अरेस्ट का सिलसिला जारी नज़र आ रहा है, तारिक शफ़ी साहब, हामिद ज़मान साहब, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, इनको अरेस्ट किया गया है। और लेकिन साथ साथ जो लॉन्ग मार्च की खबरें हैं उसमें अभी तक कोई ताहाल नज़र नहीं आता कि किस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल खान साहब देंगे। उन्होंने अभी तक लग रहा है बज़ाहिर के प्लान किसी से डिस्कस नहीं किया। आप तक क्या इत्तलात हैं? शुक्रिया अलीना। हमारी खुद मुलाकात हुई थी तकरीबन 4 दिन पहले खान साहब से। हमारा एक केस हाई कोर्ट में है और उसके हवाले से हुई थी आइन की एक शिकनी हुई है, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है। तो उसमें खान साहब वाज वेरी क्लियर अबाउट द लॉन्ग मार्च उसमें क्या होना है, कैसे करना है। ही वाज वेरी वेरी क्लियर। हमें थोड़ा सा जो इशू आ रहा था कि इफ यू रिकॉल हमारे ये जो बाई इलेक्शंस थे वो 25 सितंबर को शेड्यूल थे और वो लास्ट मिनट पे ईसीपी ने कैंसिल कर दिए। एक बहुत अजीब डूबियस सा रीजन दिया कि सैलाब की वजह से हम ये बाई इलेक्शन पोस्टपोन करें। अब वो जो 8 या 9 हलकों में इलेक्शन होना था वहां पे किसी एक शहर में सैलाब नहीं था। फिर उसके बाद एक मजीद क्लैरिफिकेशन है कि नहीं, जो अफवाज पाकिस्तान वो बिजी इन रिलीफ सर्विसेज, हेंस वो फ्लड रिलीफ में तो वो नहीं हो सकता। अब इलेक्शन 16 को है और दोबारा कल रात इंटीरियर मिनिस्ट्री से ईसीपी को एक रिक्वेस्ट गई है कि 90 दिन तक मुलतवी कर दिया जाए इस इलेक्शन को। तो अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये रीजनिंग कहाँ से आ रही है। या तो फ्लड रिलीफ का काम पूरा हो चुका है आर्म्ड फोर्सेस का और बलूचिस्तान और सिंध को रिस्टोर कर दिया गया है और इसलिए अब इलेक्शंस की तरफ आए, या अगर इलेक्शंस नहीं कराने आपने फिर लॉन्ग मार्च के लिए तमाम को इकट्ठा करना है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अफवाज पाकिस्तान पे इतना हमें यकीन है कि वो बेशक लॉ एंड ऑर्डर को तो संभालेंगे, बट क्या वो अपने सिटीजन्स पे, अपने
عوام پہ فائرنگ کریں گے, مشکل ہے یہ ماننا. وہ تو اٹس اکن ٹو سول وار, میں نہیں مانتی فار اے سیکنڈ کہ یہ ہوگا. رہ گئی انٹیریئر منسٹری. جی, اور سوری پلیز گو ہیڈ. نہیں میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا پارٹی رہنماؤں سے بھی تاریخ شیئر تک؟ ہر کسی کے ساتھ شیئر ہو گیا جن کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے. بٹ پرابلم آپ نے دیکھ لیا, یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, کچھ ڈیپ فیکس ہو رہے ہیں, تو اس وقت بہت آسان ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. سو وی آر پلئنگ اٹ ویری کلوز ٹو دا چیسٹ, اور انشاءاللہ جیسے ہی ایک فیصلہ کن مرحلہ آئے گا, کیونکہ ہمیں بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہم الیکشن کی اس میں بھی ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ہم کیمپین کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو فگر دیٹ آؤٹ. لیکن so far our focus is on the election, اور جہاں تک لانگ مارچ کی بات ہے اس کی پریپریشن ایک اور ٹیم کر رہی ہے. بٹ جو میری خود ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے ہماری سنڈے کی شام کو, تو ایوری تھنگ از آن روٹ, جو میری لاسٹ سنڈے کو ملاقات. رائٹ. لیکن شندانہ صاحبہ, یہ جو گرفتاریاں عمل میں آ رہی ہیں, اس سے واٹ ڈو یو میک آف دیز اریسٹ؟ کس لیے حکومت کی جانب سے اس قسم کے مووز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ Briefly, Alina, دیکھیے, there are two sorts of reasons, practical reasons and political reasons. Practical reason یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تباہ برباد ہو چکی ہے. انہوں نے جو جھوٹے وعدے کر کے یہ انآرگینک ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا, یہ سائفر کا معاملہ, یہ سب کچھ, اس سے کچھ بھی نہیں ہوا سوائے کہ پاکستان میں ایک کمر توڑ مہنگائی 42% پاکستان میں 50 سال بعد آئی ہے. میں ایک دیہی علاقے سے ہوں, and show you کہ وہاں پہ لوگوں کا ایک وقت کا کھانا ختم ہو گیا. آن ٹاپ آف دیٹ خان صاحب گئے ہیں, انسٹیبلٹی بھی سٹارٹ ہو گئی. طالبان تو پچھلے اگست سے آئے ہوئے ہیں, اکراس دا بارڈر ایشو سٹارٹ ہو گئے ہیں, ہیلی کاپٹر کریشز ہو رہے ہیں, سیکیورٹی ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا کلیش ہوا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو یہ اتنی انسٹیبلٹی, چلو یہ تو شوکت ترین پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کون سا بام چھوڑ کے گیا. وہ بام بائی دی وے 7 مارچ کو نہیں تھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر ہوا تھا, وہ 1 مہینے تک بھی بات کوئی نہیں ٹریگر ہو رہی تھی ڈیفالٹ کی. جب سے ماشاءاللہ یہ آئی ہونہار قابل حکومت, تو وہ ٹریگر ہو گیا. تو اگر آپ اکانومی پہ ایک سیکنڈ کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں, تو جو تباہی انہوں نے ملک میں پھیری ہے, فلڈز, اگین بارش اللہ سے آتی ہے, فلڈز, اور یہ نالائق اور کرپٹ رولرز سے آتے کہ جو برجز انگریز بنا کے گئے تھے وہ ابھی بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور جو برجز انہوں نے بنائے وہ بہ گئے ہیں. اچھا, یہ پولیٹیکل فیئر ان کا ہو گیا. لیٹ می آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن لیٹ می ایڈ ٹو دس, یہ جو سیکیورٹی کی آپ نے جو بات کی, آپ ہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو منسٹر ہیں گلگت بلتستان میں, وہ خبریں جو گردش کر رہی تھی گزشتہ روز سے کہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور کسٹڈی میں رکھا گیا مسلح افراد کے, اور پھر ان کو نیگوشیٹ کیا گیا, اور پھر نیگوشیشنز کے بعد جو ہے ان کو ریلیز کرنے کی پھر خبریں سامنے آئیں. لیکن دس از ویری الارمنگ کہ کس طرح سے وہ اسلام آباد سے گلگت جا رہے تھے, اور رستے میں بابو سر کے پاس کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا, اور ان کو بڑے گھنٹوں تک جو ہے اپنی تحویل میں مسلح افراد نے رکھا. دوسری بات یہ کہ میں شندانہ چاہوں گی کہ ہم سن لیتے ہیں آپ جو بات کہی تھی کہ انسٹیبلٹی کی, لیکن انسٹیبلٹی کاز کہاں سے ہو رہی تھی؟ وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا, یہ ناظرین آپ بھی سنیے. آپ سیاست کے نام پہ انتقام کریں, آپ حکومت میں ہو تو صبح آ کے پہلے بلائیں ڈی جی ایف آئی اے کو, پھر آپ کسی نیب کے بندوں کو بلائیں, یہ فلاں کے خلاف یہ کر دیں, فلاں کے خلاف یہ کر دیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے, جو کہ پاکستان میں تھا, جس کے نتیجے میں یہ حکومت پہ گئی, اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی پچھلی حکومت اور وزیر اعظم کے خلاف. جی شندانہ صاحبہ, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا جاتا ہے, نیب کے ہیڈ کو بلایا جاتا ہے, اور پھر انتقامی کارروائی لی جاتی ہے, اور پھر یہ بیک فائر کرتی ہے انسٹیبلٹی کے فارم میں, اور کس طرح سے پھر آپ کی حکومت کو گھر جانا پڑتا ہے. کیا کہیں گی اس پہ؟ علینا, ویری بریفلی, وہ انگلش میں نہیں کہتے ویری لانگ شارٹ, گراسپنگ ایٹ اسٹراز, یہ ایسے نہیں ہوتا. If I could just complete my previous response to your question, کہ ان کا جو خوف نکل رہا ہے, and then I'll come to اسحاق ڈار صاحب. دیکھیں, ان کا خوف ایک پولیٹیکل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے ملک کی تباہی پھیر دی 5 مہینوں کی. 3.5 سال میں نہ طالبان تھے, نہ ڈرونز تھے, نہ کچھ مسائل تھے, حالانکہ اس میں کووڈ بھی آیا, افغان گورنمنٹ بھی گری, کتنا کچھ ہوا, ہمارا ملک سٹیبل تھا. اچھا, ہمارے پیٹرول بھی گزارے میں تھا, یوکرین رشیا وار بھی سٹارٹ ہو چکی تھی, ہمارا غلہ بھی وافر مقدار میں تھا, بجلی کا بھی مسئلہ نہیں تھا, بجلی تھی بھی, معیار دستیاب بھی تھی, اور سستی بھی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں. دوسرا جو ان کو اسٹرکچرل فیئر ہے, اس وقت
90% of Pakistan is against PDM. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ تنگ آ گئے ہیں, 6 مہینے میں لوگوں کی زندگی تباہ برباد. اب پلیز allow me to ask you کہ 90% آپ نے کہا اس وقت پاکستان ان کے خلاف ہے PDM حکومت کے, how did we gauge that? I do a lot of public interviews. I travel a lot. میں بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں and I also get in touch. میں کل رات ایک جرمن اور برٹش ڈیو سے ملی ہوں جو آئے ہی پاکستان اس وقت یہ سروے کرنے کے لیے. I can't tell you وہ کون سا گروپ ہے, وہ جو سروے آئے گا میں آپ کو بتا دوں گی. وہ اپنی ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی بتا رہے تھے کہ لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے جو ہم نے باتیں سنی, اور وہ نون لیگ کا ایکس ووٹر ہے, کہتا ہے شاید اس دفعہ میں ووٹ ہی نہ دوں, لیکن جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے, جو ہمیں جھوٹ بولا گیا ہے, اور جو لوگوں کو جس بات پہ انسلٹ فیل ہوئی ہے کہ آپ نے خان کو ہٹانا تھا, آپ کو نہیں پسند تھے فار وٹ ایور ریزن, آپ فوراً الیکشن کراتے. ویسے نون لیگ نے PDM نے جیت جانا تھا, بٹ آپ ان لوگوں کو لے کے آئے, NRO 1 کرایا, NRO 2 کرایا, ووٹ ختم کروائے. اب اسحاق ڈار صاحب, اچھا اسحاق ڈار, میں چاہوں گی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے ایک مجھے بریفلی صرف یہ بتا دیجیے, مجھے ایک بریک پھر شامل کرنی ہے, پھر ہمیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں بریک کے بعد, اس پر مزید بات کریں گے. لیکن مجھے شندانہ صاحبہ صرف یہ بتا دیجیے, یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے, یہ جو آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن میں جو کنکاکٹڈ ویڈیوز اور وہ آڈیوز جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے, تو اس سے کیا اپروو کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اور بھی معاملات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے. دیکھیے اس کی ایک بہت آسان سلوشن ہے. مریم نواز صاحبہ نے 4-5 انٹرویوز میں آپ سے کلپ بھیج دیتی ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں جو ہمارے پاس نازیبا اور آبجیکشنبل ویڈیوز ہیں کب اور کیسے ریلیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ایک بندہ تھا احتساب الرحمان, احتساب بیورو کا, سیف الرحمان. ہی واز فیمس اس زمانے میں VCR اور TV ہوتا تھا کہ کس قسم کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو کیسے ہراس کرتے تھے. یہ پرانی ان کی ٹریڈیشن ہے. میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گندی تصاویر, کنکاکٹڈ تصاویر بھیجی. خان صاحب نے جو دکھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو کہ اب زمانہ بدل گیا ہے, اگر اب یہ خان صاحب کے خلاف فیک آڈیو نکالیں گے تو ان کے خلاف ریگولر پاکستانی جو خان کے ساتھ نہیں کھڑا بٹ جو پاکستان کے لیے اینڈ تک جہد و جہد کرے گا, وہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے. بچوں کے پاس فون آ گیا ہے, بچوں کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جی Look, what they're saying is the following. Play ball the way we play. Not going to happen. You deal with us with respect, we'll respect you. But if you're going to show videos and audios filthy of women, children, sorry, you're going to get a dose of your own. Right, thank you. With this, I'll go ایک short break مجھے لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں ماہر معاشی امور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اینڈ الانگ سائڈ ان دا پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں سوال لے کر آنا چاہوں گی, بٹ سوال سے پہلے اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ, آپ کو پتا ہوگا کہ 2 روز قبل موڈیز ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کی گئی. وجوہات جو ہیں وہ میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو بھی سمجھا دیں, اور کریڈٹ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ریٹنگ ایجنسیز, ان کا کیا رول ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے, کہ کیا مطلب اخذ کرنا چاہیے. اس حوالے سے جب ڈاؤن گریڈ پاکستان کی ریٹنگ کی گئی تو اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ روز کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان ریٹنگ ایجنسیز کا جو مین کام ہے وہ بیسیکلی آپ کے جو بانڈ ایشو کرتے ہیں, اسکوک ایشو کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیپر, اس کے لیے ریٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ کو پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. اب ان کے لیے انڈو کرنا ناممکن تھا. میں ان کو بتا دیا تھا, میں نے کہا اگر تم نہیں کر سکتے تو پلیز دین آئی ول بی انفارمنگ بیفور ہینڈ کہ ہم اس کا جواب بفٹنگ جواب دیں گے. وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ایک بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا اگر اگلے ہفتے جب وہ ملاقات کریں گے, میٹنگ کریں گے موڈیز کے آفیشلز کے ساتھ, تو اگر ہماری ریٹنگ ریورس نہیں کی گئی. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ ڈاؤن گریڈ ہونے کا مطلب کیا ہے, ڈاؤن گریڈ ہمیں کیوں کیا گیا ہے, اور کیا اسحاق ڈار صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ اتنا آسان ہے عمل کہ ریورس کیا جا سکے ریٹنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا, تھینک یو فار ہیونگ می. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کس چیز میں سے گزر رہا ہے. اگست 2021 کو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $20 ارب کے تھے. IMF کی قسط ملنے کے بعد اس وقت آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $7.9 بلین کے ہیں. پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں سے گزر رہا ہے اور باہر ہی نہیں آ پا رہا. یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو شروع ہوا جب IMF کے پروگرام میں ڈیلے ہوا,
मार्च में रिव्यू कंप्लीट होना था जो अगस्त 29 को कंप्लीट हुआ। इससे आपके तकरीबन सारे जो अशारिये थे वो डिस्टर्ब हो गए। प्री फ्लड्स आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंज में थे और पोस्ट फ्लड्स वो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैलेंज और खराब हो गया। मसलन इससे क्या मतलब है, मूडीज ने क्या देखा है, मूडीज ने ये देखा है कि आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगी। आपका करंट अकाउंट का खसारा जो कि पहले सोचा जा रहा था, आसान लफ्जों में पिछले साल 17.5 अरब डॉलर क्लॉक हुआ। 2018 में 19 अरब की आप लोगों ने बहुत बात सुनी, पर अगेन पाकिस्तान जैसे ही ग्रोथ करता है, पाकिस्तान का बैरूनी खसारा एक ऐसी चीज बन जाता है कि वो ग्रोथ को हमें रोकना पड़ता है। सो ये इसके बाद इन्फ्लेशन 23% की, एग्रीकल्चर की ग्रोथ नेगेटिव, और पाकिस्तान का बॉन्ड इस वक्त, मैं कल मार्केट्स देख रहा था इंटरनेशनली, जो पाकिस्तान का बॉन्ड 22 में ड्यू है दिसंबर में, वो इस वक्त एनुअली 138% यील्ड कर रहा है डॉलर में। पाकिस्तान का बॉन्ड जो 24 को ड्यू है वो 78% इस वक्त यील्ड कर रहा है एनुअली ये यील्ड। तो ऑब्वियसली मूडी ने ये देखा कि ये सारे जो अशारिये हैं वो ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्टी में हैं। हम पहले भी चैलेंज में थे, पर ऑब्वियसली फ्लड्स ने इस चैलेंज को बहुत बढ़ा दिया है। बढ़ा इस तरह भी दिया है कि एक तो एग्रीकल्चर सारा डैमेज हो गया है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाइटेंड हो जाएगी। जो पहले हम 18-19% समझ रहे थे, अब वो 23 से 25% चली जाएगी। पर हमें जो एक्सपोर्ट का दबाव है वो एक्सटर्नली भी आ रहा है। मसलन 36 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट लेके चले थे, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू मेक दैट, सो आपका करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। तो ये है ओवरऑल पर्सपेक्टिव। बट डॉक्टर साहब, क्या मौजूदा हुकूमत को ये तमाम रिस्क नजर नहीं आ रहे? अब जो इसाकडार साहब की भी स्टेटमेंट से तो बड़ा ऐसा लगा, बड़े कैजुअली उन्होंने कहा कि ये चीज रिवर्स हो जाएगी, हम बता देंगे। शायद हालात या सामना नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे। देखें, ये नहीं है कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ये भी कहा है कि हमारा पहला टारगेट ये है कि हम अपने मैक्रो नंबर्स को ठीक करने की कोशिश करें, और पाकिस्तान का पहला टारगेट होना भी यही चाहिए, चाहे जो भी हुकूमत में हो इस वक्त, कि वो जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, नंबर 1 ये है कि आप अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बिल्ड करें। अब हुकूमत हैज टू स्क्रैम्बल लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, और पाकिस्तान के पास, याद रखिए, आईएमएफ और बायलैटरल्स के अलावा कोई चारा नहीं है कि अपने फंडामेंटल्स को ठीक किया जा सके। आईएमएफ से ही कर्जा लेके आप बिल्ड कर सकते हैं, आईएमएफ की वजह से ही बायलैटरल लोन्स होंगे, और आईएमएफ की वजह से ही आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो कमर्शियल लेंडिंग है वो रोल ओवर्स हो जाएं, और बाकी ममालिक भी उन रोल ओवर्स करने को तैयार हो जाएं। सो ये चीजें हैं। आई थिंक उनकी भी अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए। कोई भी और आके इस वक्त इन द शॉर्ट रन इसको तब्दील नहीं कर सकता। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अपनी जगह। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरी तरफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। शंदाना साहिबा, आपकी पार्टी चाहती है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। चैलेंजेस डॉक्टर साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, इस वक्त मुल्क को दरपेश जो इकोनॉमिक चैलेंजेस मौजूद हैं, किस तरह से, मतलब कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरह से आके वो जादू की छड़ी से क्या सही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चैलेंजेस बहुत शॉर्ट टर्म में एड्रेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शुक्रिया लीना, और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अगर मेरी आवाज़ डॉक्टर साहब को जा रही है, डॉक्टर साहब के साथ माजी में भी काम किया है ना, एक्नॉलेज के उनकी नॉलेज, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, और उन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट साथ काम करके बहुत कुछ देखा है, और कभी भी कोई अनलाइक अस पॉलिटिशियंस कभी फालतू बात कोई नहीं करते। सो दैट गोज इन हिज फेवर। अलबत्ता मैं बीइंग टेक्नोक्रेट अलीना गिला ज़रूर करूँगी, शिकवा ज़रूर करूँगी। देखें, 2018 में नून लीग ने अपनी टर्म पूरी की, 2013 में पीपल्स पार्टी ने टर्म पूरी की। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर्स को 3-3 साल हटा दिया गया, और मेरी तो यही एडवाइस है भी रिसेंटली कि अब जो भी गवर्नमेंट अगली आएगी, चाहिए कि या तो फिर प्राइम मिनिस्टर की टर्म में 3 साल कर दे कि मसला खत्म हो जाए कि हर 3 साल गवर्नमेंट 5 साल की आती, 3 साल बाद अब लोगों को फारिग करते हैं। दिस इज बिकम अ गेम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सर्विसेज चीफ्स का टेन्योर। तो या सर्विसेज चीफ की लंबी कर दें या फिर इसकी छोटी कर दें, बट इट डजंट वर्क लाइक दिस। क्या पूरे, और ये डिस्टेबलाइजेशन की मैं बात आपको कहने लगी हूँ, दुनिया जो है ना वो चैरिटी पे नहीं चलती, चाहे वो यूके है, चाहे वो यूएस है, चाहे सऊदी है, टर्की है, चाइना है। बिजनेस और पैसा आप इसलिए लगाते हो कि शायद आपके सिटीजन्स के जो टैक्स पेयर का पैसा है, ग्रांट्स के अलावा, वो आपको वापस मिलेगा। अब आप मुझे ये बताएं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ थ्योरी की इलेक्शन हो जाता है दिसंबर में, ठीक है, इसका मतलब है कि जनवरी में एक प्राइम मिनिस्टर था, अप्रैल में दूसरा, लेट्स से अक्टूबर में या नवंबर में तीसरा होगा केयर टेकर, और दिसंबर या जनवरी में चौथा होगा। आप किस मुल्क को, किस इंडिविजुअल को जानती हैं कि वो ऐसे मुल्क में पैसा लगाएगा जहां पे 8-9 महीने वैसे ही अनसर्टेनिटी होनी है, पॉलिसीज का नहीं पता चलना, ये नैब की बातें, ये टेररिज्म, ये बीच में क्लैशेस, ये तो दूर की बात है, ये
वो हम कहते हैं ना कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, पार्डन माय फ्रेंच, बिल क्लिंटन ने कहा था, मैं नहीं कह रही. दिस इज हाउ इकोनॉमीज वर्क. इट इज नॉट अबाउट कि फलाना आ गया, एक बंदा जो 1 महीने तक अब्सकॉन्डर था, पहले अप्रूवर था, आप उसके बारे में कैसे कैसे अल्फाज नहीं कहे गए, अब वो आके पाकिस्तान को बचाएगा. ये पॉलिटिकली तो चल सकता है, इकोनॉमिकली मुल्क नहीं चलेगा. मूडीज को आपने फोन किया, थैंक गॉड मूडीज हमारा कोई थाना नहीं है कि वो जी डर के मारे आपके प्रिजनर को छोड़ दे. मूडीज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे टेल इट लाइक इट इज. मेरा जो किला शिकवा है कि अगर आपको खान साहब से पसंद नहीं थी, मैं दोबारा कहती हूँ, स्नैप इलेक्शंस कराती, आप अप्रैल में नई गवर्नमेंट आती, फुल मैंडेट के साथ आती, मुल्क ठीक करते. ये पूरी असेंबली इस वक्त 173 लोगों पे एक वोट पे खड़ी है. इनको कौन देगा सोवरन डेट? इनसे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? क्यों कोई हमारी रेटिंग बढ़ाएगा? मतलब बच्चों वाली बातें यार. मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ. डॉक्टर शायद खाकान साहब कैन टेल यू कि नो इकोनॉमी एक्सेप्ट फॉर बनाना इकोनॉमीज रन दिस वे. आपकी पार्लियामेंट एक बंदे पे इस वक्त खड़ी है, किसी एक की डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई नाराज हो जाए, कोई चला जाए, why should anybody bother with Pakistan? Right. This is the cold hard reality. राइट, बट शंदाना साहिबा, मेरा सवाल अपनी जगह ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्या कर लेगी कि मुल्क को माशी मसाइल से बाहर निकाल सके. बहरहाल डॉक्टर साहब, इलेक्शन अलीना, इलेक्शन, ये लोग जीते, हम जीते, फुल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आए, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. ये लोग नहीं कर सकते, 12 पार्टियां नहीं कर सकती. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब की बार बार स्टेटमेंट सामने ये आ रही हैं कि वो हफ्तों में, महीनों में नहीं, हफ्तों में डॉलर को रुपए से नीचे ले आएंगे. ये किस तरह से करेंगे? आई मीन वी फेल टू अंडरस्टैंड. और फिर आपका एक IMF के साथ स्टेट बैंक, वो आपको पता है कि मुआहिदा भी है कि यू कांट इंटरवीन. सो विदाउट इंटरवेंशन आप कैसे देख रहे हैं? और ये एकदम से जो डॉलर में वाकई में एक जो एक नजर आती है हरकत, वो किस तरह से मुमकिन बन रही है? अलीना, एक तो यह है कि देखें, इन द शॉर्ट रन ये जो 5-8-10% की मूवमेंट है, ये डॉलर की सेंटिमेंट बेस भी हो जाती है. इसको ये जरूर याद रखिए. उस वक्त बहुत एक सेंटिमेंट ये डेवलप हो गया था कि वो डिफॉल्ट की बातें होना शुरू हो गई, IMF डिले हो गया, पैसे नहीं आ रहे थे, रिजर्व्स फॉल कर रहे थे, वर्ल्ड का तेल महंगा हो रहा था, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ रहा था. सो ये सब अब ये कि थोड़ा सा सेंटिमेंट में रिवर्सल है. बिकॉज ये जो ऑब्वियसली मैंने इन सब के साथ काम किया है. एक तो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, शंदाना साहिबा ने ये बात कही, एंड आई हैव हैड द ग्रेट प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद ऑल 3 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एंड हेल्प देम. इनके साथ भी, डार साहब के साथ भी मैंने पिछला प्रोग्राम जो है वो रन किया. डॉक्टर साहब प्लीज कतल कलामी की माफी, लेकिन मुझे फिर पूछ लेने दीजिए. आपने 3 हुकूमतों के साथ, सियासी हुकूमतों के साथ काम किया है. ये जो बार बार जो एक मलबा डाला जा रहा है पिछली हुकूमतों पर, और बुनियादी तौर पे हिस्टोरिकली हम यही देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत में मलबा डालती है. क्या इस वक्त जो 5 माह में सिचुएशन देखी, आप उसको कैसे असेस करते हैं और कंपेयर टू पिछले जो 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, एंड क्योंकि आप इनके साथ क्लोजली वर्क भी कर रहे थे? देखिए, बहुत आसान है. इसको अगर मैं बहुत आसान लफ्जों में, कोविड के टाइम पे एक वर्ल्ड डिप्रेशन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज से आ रहे थे, वहां से निकले, बट इतनी तेजी से निकल गए कि जब 6% की ग्रोथ की तो फिर उसी चैलेंज में आ गए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से. पाकिस्तान की इकोनॉमी वायर गलत हो गई है. अब मैं इनको बार बार कह रहा हूं, फंडामेंटल ठीक कर लें. मसला क्या है? मसला यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ठीक करेंगे, फूड बिल $10 अरब से कम हो जाएगा. अगर एनर्जी सेक्टर को ठीक करेंगे तो 500-600 अरब रुपया बचना शुरू लोकली भी हो जाएगा, इंपोर्ट बिल भी कम हो. अब मसला आ गया इसका फंडामेंटल्स का. हम कोशिश ये करते रहे कि इकोनॉमी को विद पैच वर्क चलाने की कोशिश करते रहे. बड़ी चीजों पे, प्राइवेटाइजेशन पे हम कर नहीं सके. हमने बहुत कोशिश की, हम तो एडवाइस ही कर सकते हैं, बट समहाउ वो कंसेंसस नहीं बन सका. अब डार साहब को इन द शॉर्ट रन ऑब्वियसली एक उनका चूंकि कॉन्शियस एफर्ट है कि रुपए पे प्रेशर रखा जो आया है उसको निकाला जाए. कुछ ये बात जेन्युइन है कि सेंटिमेंट बहुत वीक हो गया था, वो रिवर्स हो जाएगा. फंडामेंटल्स अब डिटरमिन करेंगे रुपए को आगे. फंडामेंटल से अगर तो रुपए पे डॉलर का फ्लो ठीक हो जाता है तो आप देखेंगे कि रुपया जो है थोड़ा और मुस्तहकम हो सकता है. बट अभी हमें रुपए से ज्यादा बिल्ड करना है. हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे 31 से 33 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स हैं वो इस साल पूरी हो. और फिर जैसे शंदाना साहबा कह रही हैं, इलेक्शन अब होते हैं, अगस्त में होते हैं, जब भी ये लीडरशिप्स डिसाइड करती हैं, वी गो इनटू इलेक्शंस. दैट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो दैट हम अनस्केथ्ड गुजर जाएं किसी भी ऐसी चीज से. और IMF को एज एन एंकर रखें अपने साथ. श्रीलंका ने नहीं रखा, आप उनका हाल देख लीजिए. This is the best advice that one. But despite having IMF on your support, डॉक्टर साहब, हमारे फिर भी रेटिंग एजेंसीज की जानिब से हमें डाउनग्रेड किया जा रहा है. तो does that mean कि it's not enough?
It's not enough. IMF alone is not going to be enough. Your bilateral partners have to come in and give you money. Your friendly countries have to give you money. It can't be an investment led right now. $4 अरब उन्होंने देने हैं, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं हो सकते. वो इसलिए नहीं हो सकते, हम इस वक्त गियर्ड नहीं है कि हम PIA की सेल कर सकें, एयरपोर्ट्स की सेल कर सकें. So we have to keep going back to them and get deposits, which we did in 2013 when PMLN came. $1.5 अरब का सऊदी अरेबिया का हम डिपॉजिट लेकर आए थे. उसी से आपके पावर प्लांट्स बने. फिर जब इनकी हुकूमत आई 18 में, we again went to Saudi Arabia, Qatar and UAE and we got substantive deposits. So that will become important. Commercial के rollovers are important, bilaterals के rollovers are important. मैं अब भी यही समझता हूं कि पेरिस क्लब का $1.2 बिलियन का एक हमें डेट rescheduling भी ले लेनी चाहिए. If all these things happen, we can sail through 23 and then of course Allah जिसको भी मौका देगा, कौम जिसको भी मौका देगी, वो लेके एक 5-year solid productivity of Pakistan, agriculture of Pakistan, energy sector of Pakistan, ये 3 चीजें हैं, इस पे लेके मुल्क को चलाएंगे तो इंशाल्लाह we'll get out of this for permanence. राइट. और डॉक्टर साहब मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कितना बढ़ते हुए मजीद देख रहे हैं, और मतलब कि माशी तौर पर हम कितनी कॉस्ट इसकी अदा करते रहेंगे? The last word is uncertainty, what you've said, Alina. Remember, it's not the instability which matters, but अगर instability भी आपको रहनी हो तो आप उसमें जी सकते हैं, but it's the certainty which matters. Certainty के flows आएंगे, investor आ जाएगा, bilaterals आ जाएंगे टेबल पे, IMF on course रहेगी, forex markets disorderly move नहीं करेंगी, अभी एक disorderly. So it's the certainty which matters. वो जिस तरह मर्जी कर लें, आज आप तय कर लें आपने elections कब करने हैं, या आज आप ये तय कर लें कि आपने किस तरह से IMF को 23 तक चलाना है. You know, ये certainties जैसे जैसे develop होती चली जाएंगी, आप इस मसले से recede करते चले जाएंगे. That's my best hope for the country. राइट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस. चंदाना साहिबा, मैं चाहूंगी आपसे, आपका हम मजीद वक्त लेंगे, मुझे शामिल करनी है ब्रेक के बाद. यही अरेस्ट का सिलसिले पे बात किया जाएगा, और साथ साथ ये जो इमरान खान साहब के हाउस अरेस्ट की बातें और इस वक्त जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे एक ब्रेक के बाद. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक के बाद चंदाना साहिबा, मैं इससे पहले कि ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल करूं, मुझे ये जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब के हाउस अरेस्ट होने की जो बातें हो रही हैं, उससे मुतालिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई खबर आई हो? देखिए लीना, हमारी खान साहब से मुलाकात हुई थी 4 दिन पहले. हमने बहुत सारी बातें उनसे डिस्कस की. देखें, वो ही इज़ नॉट अ मैन दैट यू कैन स्केयर ईजिली. वो चाहते तो वो चले जाते पाकिस्तान से. जब ये पहली चीज़ें स्टार्ट हुई, जिस तरह बाकी लंदन चले जाते, ये भी चले जाते. इनकी औलाद भी वहाँ पे है, अपनी मालदा के साथ रह रहे हैं. दे रिच बॉयज, दे कैन लुक आफ्टर देयर फादर. उनको क्या मसला है पाकिस्तान में ठहरने का? उनको ज़रूरत क्या है? एक आदमी जो पहले से मालदार हो, ठीक ठाक शोहरत हो उनके पास, उनके अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी सेंटर्स, यूनिवर्सिटी, सब कुछ चल रहा हो. मुझे पता है कि बहुत सिनिकल मुल्क हो गए हम किसी की अच्छाई में नहीं यकीन कर सकते. गलतियाँ सबसे होती है, इसमें कोई शक नहीं है. बट मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग, हम सफ़ेद पोश हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां छोड़ के आए, बिकॉज हमें पहली दफ़ा लगा कि शायद पाकिस्तान ठीक हो सके इनके हाथों. और हम जैसे लोग 20 साल बाद, 30 साल बाद जो कोशिश करेंगे ये मुल्क वो बन जाए जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था. अब अगर खान साहब को ये डराते हैं अरेस्ट से, डिफरेंट चीज़ों से, जी आपको बैन कर देंगे, मैंने जो आपको शुरू में बात बताई, ये वही बात है, वो पॉलिटिकल फियर की. और सुना हमने ये कि रिक्वेस्ट जा रही हैं PDM से कलेक्टिवली टू द पावर्स दैट बी, स्पेशली इंटरनेशनल वंस, कि जी इस आदमी को मजल करें या इसको जेल में डालें, कुछ करें, इसको 5, 6, 7 साल गायब करें, हमारी पॉपुलैरिटी ज़रा वापस आ जाएगी. पता नहीं कैसे आएगी, मुल्क तो ठीक करने ना करेंगे, ना करने की नीयत है. आपने वो सिंध और बलूचिस्तान का डिबाकल तो देख लिया बारिशों का. सो माजरत के साथ ये जो भी कर लें, खान साहब की पॉपुलैरिटी अब बढ़ेगी. अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर कि किस फॉरेन आउटलेट का था, बट आई सेंड यू अ कॉपी, आप वो देख लीजिएगा. उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हैज़ अमेरिका गॉटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इमरान खान. और उसमें पूरा उन्होंने एक एनालिसिस दिया है VONC के स्टार्ट होने से अब तक, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि जी वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इमरान खान एज ही इज द मोस्ट पॉपुलर
leader in Pakistan. So since he is the most popular leader of Pakistan, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता. Thank you so much अंदाना साहिबा for joining us. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. नाज़रीन, इसी के साथ ही हम बात करना चाहेंगे ऑडियो, एक तो लीक्स के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशंस ऑडियो लीक्स के हवाले से सामने आई हैं, उसमें ये सामने बात आती है कि कोई लोकल या फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है लीक्स में. बहरहाल उन्होंने ये क्लेम ज़रूर किया है कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स या हैकर्स का काम ज़रूर नज़र आ सकता है कि वो फ़ोन कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो टैप कर रहे हों. हमारे साथ इस वक्त वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ साहब हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम अता साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अता साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आज, चूँकि राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके जो नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट्स जो सामने आए हैं और फिर उनको उस एंटी करप्शन टीम को एस्टैब्लिशमेंट की वो भेज दिया गया वापस, क्योंकि एड्रेस उस पर फैसलाबाद का था, तो वो ज़रूर उस हवाले से पूछना चाहूँगी कि क्या राना साहब जो हैं बहरहाल सरेंडर करेंगे और ये सिलसिला किस तरफ जा रहा है अब आखिर? देखिए, जब से पंजाब में ये हुकूमत आई है, इन्होंने 5 डीजी एंटी करप्शन चेंज किए हैं. पहला डीजी एंटी करप्शन राना जब्बार को चेंज करके राय मंजूर नासिर को लगाया गया. राय मंजूर नासिर को चेंज करके शहरियार सुल्तान साहब को लगाया गया. शहरियार सुल्तान को चेंज करके कैप्टन असद को लगाया गया और कैप्टन असद को चेंज करके अब नदीम सरवर साहब को लगाया गया है. प्रेशर यही था तमाम डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पे कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पर पर्चे दिए जाएं. अब जब मेरिट पे पर्चे नहीं बनते थे और इसी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने फराह गोगी के तमाम मुकदमात को खत्म कर दिया, तो अब ये यस मैन लेके आए हैं जिसके जरिए ये मुकदमात कायम किए जा रहे हैं. तो इमरान खान साहब का जो लाहौर का दौरा था, उस दौरान उन्होंने ऑडियो लीक्स का बदला लेने के लिए, और क्योंकि बयानिया अब उनका चल नहीं रहा, तो उन्होंने ये फोर्सफुली पर्चा करवाया है और उन्होंने कहा है कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को जेल में देखना चाहता हूँ. देखिए, राना सनाउल्लाह एक बहुत मजबूत आसाब के शख्स हैं. उनकी पूरी एक सियासी ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है. जब इन पे 5 किलो हेरोइन डाल दी गई थी और मुश्किल तरीन वक्त में जेल में रखा गया था, उन्होंने तब सरेंडर नहीं किया, तो अब वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे. और ये ना हेरोइन है, ना ये नैब का पर्चा है, ये एंटी करप्शन का पर्चा. और हम जानते हैं कि पंजाब की एंटी करप्शन किस तरह सियासी इन्फ्लुएंस के तहत ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास अब बात करने को कोई नहीं है. राइट. मुझे अता साहब एक ये भी सवाल आपसे करना है कि इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े कंटेनर्स लगाने का सिलसिला नजर आ रहा है. अभी तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च की कोई तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ, तो ये कंटेनर्स क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक ना तारीख का ऐलान हुआ है, ना इनकी तैयारी है. जब पिछले हफ्ते इन्होंने कॉल दी और उस कॉल के नतीजे में बहुत कोई खातिर खा लोग डिस्ट्रिक्ट में नहीं निकले, और उसके बाद अब इन्होंने प्रोविंशियल कैपिटल्स में जाके हाथ खड़े करके एक नाजी ओथ था एडोल्फ हिटलर का, ये न्याजी ओथ है इमरान न्याजी साहब का. अब ये कस्में ले रहे हैं, वादे वईद ले रहे हैं, हलफ ले रहे हैं लोगों से. तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च कर पाएंगे. पिछली दफा भी जब 25 मई को ये आए थे तो इनको रुस्वा होकर वापस लौटना पड़ा था. तो बट देखिए, इस्लामाबाद में आपने देखा कि मेट्रो बस के स्टेशन को जलाया गया, दरख्तों को जलाया गया, ग्रीन बेल्ट को आग लगाई गई, और अभी भी इनका इंतशार का प्रोग्राम है. तो देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट आईने पाकिस्तान में उसकी इजाजत है, वो हर हवाले से अलाउड है. मगर एक बात जो काबिल जिक्र है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन का रिजल्ट भी पेंडिंग है, उसकी जजमेंट पेंडिंग है. आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले लॉन्ग मार्च का इशू टेकअप किया था, और टेकअप करने के नतीजे में इनको F9 पार्क जाके वहां पे जलसा करने की इजाजत दी थी. कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को ब्लॉक करना, रेड जोन को अंडर सीज लाना, ये बेसिकली प्रूव ये करना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता कि यहाँ भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों कि लोग चढ़ दौड़े पार्लियामेंट के अंदर. इन्होंने पहले भी पार्लियामेंट का गेट तोड़ा, कब्रें खोदी, PTV पर हमला किया, तो सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड पे इन्होंने कपड़े सुखाए. तो ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि जहां इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो रियासत की अलामत हैं, जो सिंबल्स हैं हमारी स्टेट के, उनको अंडर सीज आने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी. और कोशिश होगी कि कंटेनर से रेड जोन को ब्लॉक किया जाए, और जहां पे पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं है, वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं,
कानून आनी हाथों से उनके साथ निपटेगा इंशाल्लाह। राइट, बट अतात साहब मुझे ये भी साथ साथ बता दीजिए कि बहरहाल इनकी दौरे हुकूमत में आप लोग तमाम को भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त दी, आने दिया, तो बहरहाल इसमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए कि अगर आके ये मार्च करना चाहते हैं। बट साथ साथ जो हाउस अरेस्ट की इमरान खान साहब की बातें गर्दिश कर रही हैं, क्या कोई प्लान है हुकूमत का कि उनको बनी गाला तक जो है वो कन्फाइन कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखिए हमारे हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट रहे हैं, हमारी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जहां पे हमने इस तरह के हमले किए हों, लोगों को कहा हो कि आप कील डंडे असला लेके आए और लाशों पे सियासत करने की कोशिश की हो। तो इमरान खान साहब के अज़ाइम बहुत क्लियर हैं, उनके लिए डू और डाई है, उनकी सर्वाइवल का मसला है। तो वो चाहेंगे कि एक क्राइसिस पैदा हो, हालात खराब हो, क्योंकि कियास उनको सूट करता है। इस वक्त वो डाउन एंड आउट। तारिक साहब, रिपोर्ट्स भी इंटेलिजेंस की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कोई रिपोर्ट सामने आई? आपने कहा एक तरफ तो इनकी कोई स्ट्रैटेजी, इनकी कोई तैयारी नहीं है लॉन्ग मार्च की, लेकिन कोई रिपोर्ट्स आ रही है कि इंतशार फैलाया जाएगा इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। एक वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, उसके अंदर देखा जा सकता है कि लोग असला रख के कह रहे हैं कि हाँ साहब आप कॉल दें तो हम निकलेंगे। और इसके अलावा देखिए रिपोर्ट्स हैं, मगर इनकी तैयारी के हवाले से भी रिपोर्ट्स हैं कि इनकी तैयारी फिलहाल कोई नहीं है। और हालिया दिनों में जो उन्होंने जलसे किए, मुझे ये लगता है कि जो रियासत मुखालिफ बयानियां है, जो फौज और अदलिया के खिलाफ इन्होंने तकारीर की हैं, फिर ऑडियो लीक से इनके बयानियां बहुत हर्ट हुआ है। इस वजह से लोग उस तरह से नहीं निकल रहे जिस तरह खान साहब के जलसों में निकला करते थे। तो देखिए इनकी हमेशा से वायलेंस पे मबनी इनके प्रोटेस्ट रहे हैं, कभी भी उस तरह से पीसफुल नहीं रहे। फिर तो तार साहब, फिर तो मेरे ख्याल से हुकूमत को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए इन पर। इतनी तैयारी जो इस्लामाबाद के लिए हो रही है इनको रोकने के लिए, कि अगर ये जो है ये कुछ कर भी नहीं सकते या इनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं है। मुझे आखिरी में एक सवाल, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सैंक्टिटी से मुतालिक वो सवाल है। सर, जब इस तरह की ऑडियो लीक सामने आए, फिर राना सनाउल्लाह साहब का गुज़िश्ता रोज़ का बयान कि जहाँ पर वो कहें कि कोई फॉरेन या लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल नहीं है इनको लीक करने से मुतालिक, ये हैकर या किसी इंडिविजुअल का काम जरूर हो सकता है फोन कॉन्वर्सेशंस को टैप करना। सर, ये तो ज्यादा अलार्मिंग आपके ख्याल में ये बात नहीं है कि किसी भी एक इंडिविजुअल हैकर के इस तक रसाई है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉन्वर्सेशंस को इस तरह से लीक कर दे? देखिए इसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मामला है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मुकम्मल तौर पे सिक्योर कर लिया गया है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इमरान नियाजी साहब के दौर में जिस तरह के लोग भर्ती किए गए सोशल मीडिया में, जिस तरह साजिशी बयानियां बनाया गया, अभी भी मैं समझता हूँ कि जो पंजाब का आईटी मिनिस्टर है, कोई उन्होंने वो अरसलान बेटा जिसको कहते हैं उसको लगाया है, और जितनी उन्होंने कंपनीज हायर की हैं, फॉरेन कंपनीज इस काम के लिए हायर की हैं, बाकायदा मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्होंने फॉरेन कंपनीज को सर्वर्स तक एक्सेस दिया हुआ था। तो मैं तो अपने तौर पे बतौर मामले खसूसी इन मामलात की छानबीन कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम उस सोर्स तक पहुंच सकें जिसने हमारी साइबर सिक्योरिटी को एट रिस्क डाला। मगर हैविंग सेड दैट, सर, बिकॉज़ देखिए मौजूदा वजीर आजम की भी ऑडियो लीक की जाती है। इमरान खान साहब को तो एक तरफ कर दें, उनकी आ रही है, बेशक बहुत अलार्मिंग कंटेंट है, लेकिन इटसेल्फ मतलब कि ये ऑडियो लीक होना एक तो इतना आसान है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेफ नहीं है मुल्क का, तो फिर क्या चीज सेफ है इस मुल्क में? देखिए प्रिकॉशंस ले लिए गए हैं। एज वी स्पीक प्राइम मिनिस्टर हाउस को साइबर अटैक से बिल्कुल सिक्योर कर लिया गया है और बाकायदा प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जा रहे हैं और बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच बिल्कुल था। मगर इसकी ऑब्वियसली हम अपने तौर पे इसकी छानबीन भी कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ और आई एश्योर यू कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको इंश्योर किया जाएगा कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस की ना सैंक्टिटी ना उसकी साइबर सिक्योरिटी वो ब्रीच ना हो। बट ये बहुत अलार्मिंग चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि अब देखिए आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। राइट, बट बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डैमेजिंग है, किसी एक जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग है। थैंक यू सो मच तारर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म खसूसी अता तारर साहब हमसे बात कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम की टीम और लीना शेखी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।